हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर शुरू करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो देखते हैं स्क्रीन पर कि आज की पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। तो आज की पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एक बहुत ही ज़रूरी अवार्ड से। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसकी शुरुआत आईसीसी के द्वारा पिछले वर्ष करी गई थी। आईसीसी क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि विश्व भर के क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। इसने पिछले वर्ष एक विचार बनाया कि आईसीसी हर वर्ष प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। इसके अलावा आईसीसी अब क्या करेगी, हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी देगी। इसी को देखते हुए पिछले वर्ष से लगातार हर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए जाते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नवंबर महीने की घोषणा कर दी गई है और इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए गए हैं। तो न्यूज़ ये है कि जोस बटलर और पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। नवंबर महीने के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है। पुरुषों में ये मिला है इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को और महिलाओं में पाकिस्तान की सिद्रा अमीर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। सिद्रा अमीर ने पहली बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। बटलर यानी जोस बटलर, इन्होंने पीछे छोड़ा है आदिल रशीद और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को, जो इन पुरस्कारों में शामिल थे। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को इसी न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पिछले महीनों में यानी 2022 के अंदर जितने भी महीने अभी तक हुए हैं, इन महीनों में कौन कौन से पुरुष खिलाड़ी रहे हैं जिनको आईसीसी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी कीगन पीटरसन को यह अवार्ड मिला था। फरवरी 2022 में मिला था श्रेयस अय्यर को, जो कि भारत के हैं। मार्च 2022 में अवार्ड मिला था पाकिस्तान के बाबर आजम को। अप्रैल 2022 में अवार्ड मिला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी केशव महाराज को। मई 2022 में अवार्ड मिला था श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को। जून 2022 में अवार्ड मिला था इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉनी बेयरस्टो को। जुलाई 2022 में अवार्ड मिला था श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को। अगस्त 2022 में मिला था सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के। सितंबर 2022 में अवार्ड मिला था मोहम्मद रिजवान को और अक्टूबर 2022 में मिला था किंग कोहली को। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ने पिछले क्यों डिस्कस किए। तो आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, इन सारे एग्ज़ाम में आपको पता है 6 महीने से लेकर 1 साल तक की न्यूज़ आएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कोई भी महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये लिस्ट है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले करके एक एक पॉइंट को लर्न जरूर कर लीजिएगा। अब पिछले महीने की आईसीसी महिला खिलाड़ी कौन सी थी, इनको भी आप याद कर लीजिए। जनवरी 2022 में हीदर नाइट को मिला था, जो कि इंग्लैंड की हैं। फरवरी 2022 में अमेलिया केर को मिला था, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। मार्च 2022 में राचेल हेंस को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अप्रैल 2022 में बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी मेरी एलिशा हीली को मिला था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। मई 2022 में तुबा हसन को मिला था, जो कि पाकिस्तान से हैं। जून 2022 में मैरिजन कैंप को मिला था, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। जुलाई 2022 में अवार्ड मिला था एम्मा लैम्ब को, जो कि इंग्लैंड से हैं। अगस्त 2022 में मिला था ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रा को। सितंबर 2022 में अपनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन हरमनप्रीत कौर को मिला था और अक्टूबर 2022 में मिला था निदा डार को। और अभी अभी नवंबर के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि नवंबर महीने के लिए किसे मिला है। तो चलिए एक बार अपनी स्क्रीन पर फिर से चलते हैं और देखते हैं। तो नवंबर महीने के लिए पुरुषों में मिला है इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को और महिलाओं में मिला है सिद्रा अमीन को। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये मानते हुए बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा रखा गया है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम।
यानी गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। किनकी याद में? तो दिवंगत नेता मनोहर पार्रिकर के याद में। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और इस हवाई अड्डे का नाम मोपा रखा गया है पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता मनोहर पार्रिकर के नाम पर। इस मौके पर पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि इस हवाई अड्डे से निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपको याद होगा मनोहर पार्रिकर जो कोई गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व भारत के रक्षा मंत्री भी थे, जिनका कैंसर की वजह से निधन हो चुका है। तो इन्हीं के नाम पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है गोवा के एयरपोर्ट का। चलिए कमेंट कॉलम में मेरे कुछ आंसर दीजिए। ये बताइए गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किस राज्य में स्थित है? इसके अलावा ये बताइए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा ये भी बताइए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट ये किस एक राज्य में स्थित है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस एयरपोर्ट की आधारशिला माननीय मोदी जी ने साल 2016 में रखी थी और इसको बनाने में 2,870 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके उद्घाटन के मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि मोपा एयरपोर्ट बनने के बाद गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है तो इसकी खासियत क्या है, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के उत्तरी इलाके में स्थित है। ये गोवा की राजधानी पणजी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्र सरकार ने मार्च 2000 में मोपा गांव में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए गोवा राज्य सरकार को अनुमति दी थी। पहले फेज में हवाई अड्डे की सालाना क्षमता लगभग 44 लाख यात्रियों की थी, जबकि परियोजना से पूरी होने पर इसकी कुल क्षमता सालाना 1 करोड़ यात्रियों की हो जाएगी। और यहाँ दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने वाला रनवे भी बनाया गया है। अब कुछ बात कर लेते हैं मनोहर पार्रिकर की। तो मैंने अभी आपको बताया भी था, मनोहर पार्रिकर गोवा में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जबरदस्त नेता थे। 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 14 मार्च 2017 से मार्च 2019 में अपनी मृत्यु के समय तक वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री भी रहे थे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जनवरी 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गुजरात के सीएम फिर से बन गए हैं भूपेंद्र पटेल साहब। आपको पता है वर्तमान समय में 2 जगह पर चुनाव हुए हैं, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। जहां पर हिमाचल प्रदेश में कौन बने हैं सीएम बताइए कमेंट कॉलम में, क्योंकि ये तो मैंने आपको कल की न्यूज़ में ही पढ़ाया था। तो अब गुजरात से न्यूज़ ये है कि भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल को लगातार दूसरी बार गुजरात के सीएम के लिए चुना गया है। उनके साथ 16 और विधायकों ने मंत्रिपरिषद की शपथ ली है। इससे पहले बात करें तो भूपेंद्र पटेल ने 2021 में पिछले कार्यकाल की शपथ ली थी और अब ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। अब कमेंट कॉलम में मेरे कुछ और आंसर दीजिए। ये बताइए गुजरात में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और ये भी बताइए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में कौन बन गए हैं सीएम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में अभी तक जयराम ठाकुर की सरकार थी। वर्तमान में कौन बन गए हैं सीएम? कमेंट कॉलम में जल्दी बताइए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डे से। तो इम्पॉर्टेंट डे क्या है? तो इम्पॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है कि लोग पहाड़ों पर रहने वालों की समस्याओं से वाकिफ हो कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग कितनी ज़्यादा समस्याओं को झेलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डे की बात आई है तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए पराक्रम दिवस किस एक डेट को मनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे नए दिवसों में से एक शुरू हुआ था। इसके अलावा ये भी बताइए स्टार्टअप डे किस दिन मनाते हैं?
मैं सारे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि 2021 या 2022 में जिनकी नई शुरुआत हुई है। इसके अलावा ये बताइए भाला फेंक दिवस किस एक दिन को मनाते हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस किस एक डेट को मनाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। तो काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 8 दिसंबर 2022 को काठमांडू नेपाल में शुरू हुआ था और ये 8 से 12 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सिद्धार्थ सिरिन द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म आयना काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में दिखाई गई है और इस साल फिल्म फेस्टिवल की थीम रही है सस्टेनेबल समिट्स। इसमें डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, शॉर्ट्स के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और एनिमेटेड फिल्में भी दिखाई गई हैं, याद रखिएगा। अब बात हुई है नेपाल की, तो ये बताइए नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। कमेंट कॉलम में जल्दी से छापिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है और कितने राज्यों को छूकर निकलता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। बात करें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश दिवंगत सलिल कुमार दत्ता के पुत्र हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति अमित राव के सगे संबंधी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपको पता है DY चंद्रचूड़ अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे 50 नंबर के। तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए 48वें नंबर के और 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसके अलावा ये भी बताइए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जापान के आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। तो हाल ही में एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने पहले हाकुतो आर मिशन के तहत SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्रमा का मिशन है। इस मिशन के तहत लैंडर को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 5 महीने लगेंगे। जापान की कंपनी आई स्पेस के हाकुतो आर मिशन 1 के तहत लैंडर व रोवर को चंद्रमा पर भेजा गया है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे रहेंगे, बताइए मिशन मंगल, भारत का जो मिशन मंगल था किस एक ईयर में किया गया था। कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अब बात यहाँ पर कुछ साइंटिफिक टाइप की हुई है, तो यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। पहला क्वेश्चन तो यही है, ये बताइए इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है WHO द्वारा जारी की गई है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022। तो 2022 की रिपोर्ट WHO के सभी क्षेत्रों में 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है और इसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का अद्यतन मूल्यांकन प्रदान किया गया है। जहां तक मलेरिया की बात है तो वृद्धि लगातार जारी रही है, लेकिन धीमी दर से, जिसमें 2021 में 247 मिलियन मामले आए थे, 2020 में 245 मिलियन मामले थे और 2019 में 232 मिलियन मामले थे। याद रखिएगा इस टाइप के आंकड़ों को हमेशा पिछले वर्ष की तुलना में ही डिस्कस किया जाता है। अगर बात करें कुछ और पॉइंट की, तो इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेघालय को किया गया है सम्मानित। मेघालय सरकार को भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को क्षय रोग नियंत्रण में समर्थन, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास की श्रेणी में प्रदान किया जाता है। आपको बता दें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 2025 तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है।
अब आप ये बताइए ट्यूबरकुलोसिस किस एक प्रकार की बीमारी है, किस एक चीज़ से होती है, वायरस से होती है या फिर किस चीज़ से होती है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालयों के माध्यम से इसके सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। इसने 7 अप्रैल 1948 एक तारीख जिसे हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस वर्ष काम करना शुरू किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखिएगा, क्योंकि WHO से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में ज़रूर बताया करें। इसके अलावा अगर आपको क्लास पसंद आया करे तो केवल एक काम किया करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए। पहला लिंक है शून्य से शिखर तक सीरीज, जिसमें हमारे फाउंडर सर आपको जीएस की डिटेल क्लास पढ़ाते हैं, तो जाकर उसको अवेल करिए। इसके अलावा दूसरी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो है सक्सेस सीरीज का, जहां पर आपको डेली शाम को मैं 5:30 पर स्टैटिक जीके के 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूं, तो जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा रोज सुबह 6 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर डेली करंट अफेयर करी जाती है इसी चैनल के माध्यम से। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, जितने भी लोग नए जुड़े सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।